एवरीवन, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सुपरपोजिशन थ्योरम लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए देखिए इस क्वेश्चन से आगे हम अपनी बात ले जाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन और अभी करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है इक्विलिब्रियम से, ठीक है, और सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है। ये बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है जैसा हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, और इस ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल है, माइंड इट। हाँ, और इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपको एक चार्ज रखना है। चार्ज कैसा रखना है ये तो आपको नहीं बताया जा रहा है, चार्ज रखना है ये ज़रूर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट चार्ज रखना है। एंड माइंड इट, देयर आर चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ऑल्सो। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस पे भी चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ द चार्जेस placed at the vertices are of magnitude q each and all are positive charges. And what to place at center we don't know. The side of the triangle is, it is an equilateral triangle by the way. So let's come to the question first. Find the charge to be placed at the center of the equilateral triangle such that entire system of charges remain in equilibrium, ठीक है। ये है हमारा सवाल। Find the charge to be placed at the center of the equilateral triangle such that the entire system of charges remain in equilibrium। हाँ जी, तो ये है आपका सवाल, ठीक है। अब आइए एक बार फिर से हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसके हिसाब से अगर आप सोचें तो जो सेंटर वाला चार्ज है, ठीक है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है, कुछ भी हो, इस पे तो नेट फोर्स ज़ीरो होना ही होना है। क्यों होना है बताइए। जैसे मान लीजिए कि कंसिडर कर लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है। वैसे नेगेटिव चार्ज के पीछे लॉजिक है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये वाला चार्ज हमारा -q चार्ज है, तो अब देखिए इसको माइनस लीजिए प्लस लीजिए कुछ भी लीजिए, ये तीन जो चार्जेस हैं वो इस पर फोर्स लगाएंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, नेगेटिव होने की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अरे यार, दुनिया को चाहिए टेक्निक, दुनिया को चाहिए ग्राफिक्स, दुनिया को चाहिए, है ना, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, और उन सब की अपनी कीमत और अपना समय है। एनीवेज, चलिए दूसरा फोर्स देखिए ये रहा, तीसरा फोर्स देखिए ये रहा, ये तीनों जो है वो हमारे फोर्सेस जो हैं। अब इन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा बताइए। अगर इन तीनों को देखा जाए, अच्छा हाँ, ये डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ, तीनों चार्ज बराबर, ठीक है, तो तीनों चार्ज का डिस्टेंस भी x x x बराबर, तो तीनों का फोर्स बराबर होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली बराबर होगा। और अगर तीनों का फोर्स बराबर होगा मेरे भाई, अगर इसको मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, इसको मैं c मान लूँ, देन फोर्स गिवन बाई a, फोर्स गिवन बाई b एंड फोर्स गिवन बाई c ऑल आर इक्वल। तो क्या ये रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा? कैसे ज़ीरो होगा समझाइए। लेट्स टेक दिस चार्ज एट सेंटर एज, इस पॉइंट को O मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। तो आइए इस पे देखिए ना, ये है आपका चार्ज, ठीक है। और आपने कितने वेक्टर्स की बात की?
आपने 3 वेक्टर्स की बात की, कैसे ज़ीरो है ये भी तो समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि जो आपके गुरुजी होंगे वो तो बोल के निकल जाएंगे स्कूल में कि देखो सेंटर वाले पे तीनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा तो ज़ीरो होगा। वेक्टर उन्होंने थ्योरम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ठीक से वो बताएंगे नहीं। वेक्टर में एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है बताइए, कि अगर एक पार्टिकल पे एक पॉइंट पे बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो कंकरेंट वेक्टर्स वहाँ पे हैं और उन सभी वेक्टर्स के बीच में बराबर बराबर एंगल बन रहा है, दैट इज़ अगर वो पॉइंट के चारों तरफ है ना सिमेट्रिकली ओरिएंटेड है अबाउट अ पॉइंट, तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होगा इफ़ दे ऑल हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये थ्योरम भी आपको मैं लिख के दे देता हूँ। थ्योरम में क्या लिख के दे देता हूँ वो भी समझिएगा, है ना, आइंदा से कम आपको याद रहेगा। थ्योरम ये है कि इफ़ मैनी वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि किसी भी दो सक्सेसिव वेक्टर के बीच में आप एंगल लीजिएगा तो एंगल सेम आएगा। ठीक है, अबाउट अ पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट इज ज़ीरो। तो ये कहानी है कुल मिला के। ठीक है, तो इसलिए एक कंक्लूजन यहाँ पे साफ साफ हो गया कि द चार्ज एट सेंटर मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। जो सेंटर पे चार्ज होगा दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जो सेंटर पे चार्ज होगा वो तो इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अच्छा, इसी चीज़ को यहाँ मैं पैरेललोग्राम के थ्रू भी प्रूव करके आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, आई हैव मैनी मेथड्स टू प्रूव माई पॉइंट। तो आप देखिए इन दोनों से अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाएं तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आता है। मैं किन दोनों फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट this was FA, I told you, this was FB and this was FC, and all of them are having the है ना same magnitude. Now since they are symmetrically oriented, all the angles will be equal to 120 degrees, so these two are making angle 120 degree, and better to write अब इनका रिजल्टेंट जो आएगा बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर की तरफ आएगा, तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये देखिए जो रिजल्टेंट आ रहा है बी और सी का, ये बिल्कुल अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 180 डिग्री पे आ रहा है बिल्कुल, बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री। तो ये 180 डिग्री पे आ रहा है एफ ए के साथ, तो एफ ए को काउंटर कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, प्रोवाइडेड इसकी भी मैग्नीट्यूड एफ हो। तो वो मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको कि उसकी भी मैग्नीट्यूड एफ होगी। तो एफ बी सी का रिजल्टेंट कितना होगा, इज इट नॉट एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos of 120 degree, and what is cos of 120 degree, that is -1/2, cos 120 डिग्री -1/2 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 कट जाएगा, एक f² कट जाएगा, एंड फाइनली विल बी गेटिंग f। आप सॉल्व करके देख लो, यानी एफ बी सी बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होगा एफ ए के। एफ बी सी इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ ए, एंड हेंस नेट फोर्स ज़ीरो आएगा। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा था अभी तक। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था अभी तक कि देख भाई, सेंटर वाले को तू नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, सेंटर वाले को तो इक्विलिब्रियम में होना ही होना है। अब मैं आता हूँ कॉर्नर वाले चार्ज के ऊपर। अब कॉर्नर वाले चार्ज में किसी एक को पकड़ के देख लो, तो इसको मैं नीचे बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट अपना डायग्राम जो है हम कॉपी करते हैं। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट द डायग्राम।
such that minimum time is involved. And now you see this is my first charge, this is my second charge, and this is my third charge, and this is the charge at the center, the big one. Okay, and let me join them to point the distance. हमने इस डिस्टेंस को बोला है x. अभी मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में कि x की वैल्यू कितनी होती है, जिससे पता चलेगा कि आपने 10th जो है वो मेहनत से पास किया है कि नहीं. ठीक है. एनीवेज, तो हम आते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, isn't it? या अब हम आते हैं, देखिए, सेंटर वाले चार्ज के ऊपर. ठीक है, सॉरी, कॉर्नर वाले चार्ज के ऊपर. तो किसी भी एक कॉर्नर वाले चार्ज को ले लीजिए. नाउ दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल इज A. तो जैसे मैं C को ले रहा हूँ अंडर ऑब्जर्वेशन, चार्ज की मैग्नीट्यूड लिख दी जाए पहले. दिस इज Q, दिस इज Q, दिस इज Q, एंड दिस इज Q नेगेटिव. नाउ वाई एम से नेगेटिव अभी आपको पता चल जाएगा. सो अंडर ऑब्जर्वेशन में मैं रख रहा हूँ किसको? मैं रख रहा हूँ C को. ठीक है. अब आप देखिए, सबसे पहले C पे A किधर फोर्स लगाएगा? C पे A फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, तो वो फोर्स ऐसे होगा अलोंग AC. ठीक है भाई मेरे, ये तकलीफ़ है भाई. ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक्चर में यही दर्द है. ओके, उसके बाद देखिए B भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा BC के अलोंग, तो वो कुछ देखने में यूँ लगेगा, तो उसको भी यहाँ मैं ला के लगा देता हूँ. अब देखिए, दीज आर द फोर्सेज विच आर गिवन बाई F ऑन C ड्यू टू B एंड F ऑन C ड्यू टू A. दोनों की मैग्नीट्यूड KQ² बाई x² होगी, जिसको हम F लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो F इन मैग्नीट्यूड. एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 60 डिग्री. नाउ अगर इनका हम रिजल्टेंट निकालें तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम बनाएंगे. इसीलिए बेटा वेक्टर ज़रूरी है. बिना वेक्टर के कुछ नहीं होना. फिज़िक्स में कुछ भी नहीं होना बिना वेक्टर के. वेक्टर नहीं तो कुछ नहीं, कैलकुलस नहीं तो कुछ नहीं. ठीक है. तो ये देखिए, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा. और इस फोर्स को हम कितना लिख सकते हैं? इस फोर्स को हम लिख सकते हैं √F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 लिख सकते हैं. cos 60 होता है हाफ के बराबर होता है. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा √3F. करेक्ट. व्हाट आई विल गेट इज √3F. और ये लग रहा है बाहर की तरफ. इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग. अगर मैं इस पॉइंट को O लिख दूं तो ये OC के अलोंग है, रिपल्सिव है. ये थोड़ा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा बिकॉज उतना बिल्कुल हाथ से सीधा बनाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बट ये OC के ऑपोजिट होगा. क्या करें? कैन वी रिपेयर इट? कैन वी ब्रिंग इट opposite to OC somehow? It will look weird in that case. Okay, I have repaired it a bit. तो देखिए ये OC के along होगा. ठीक है, OC के along. Can you see C point? C point देखिए यहाँ पे है C point. ठीक है. तो अब आते हैं हम लोग, A का फोर्स ले लिया C पे, B का फोर्स ले लिया C पे. अब किसका फोर्स बचा C पे लेने के लिए बताइए? तो अब फोर्स बचता है केवल और केवल O का. अब बताइए, अगर O भी पॉजिटिव होगा तो वो भी रिपेल करेगा OC की तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स तो ज़ीरो आ ही नहीं सकता. ठीक है. तो अगर आप कॉर्नर चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, ठीक है, कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि टू कीप चार्ज एट वर्टेक्स इन इक्विलिब्रियम, charge at vertex in equilibrium, the charge at center must be of opposite sign, that is negative. इसीलिए मैंने -Q
माना है, क्योंकि मैं हूँ समझदार आदमी, ठीक है। ये ली टेक्निकल ग्लिच, क्षमा करें, जी हाँ, ठीक है। तो टू कीप द चार्ज एट वर्टेक्स इन इक्विलिब्रियम द चार्ज एट सेंटर मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज नेगेटिव होना चाहिए। अब आइए उस चार्ज के द्वारा जो फोर्स होगा वो कितना लगाया जाएगा और किधर। तो भैया वो जो चार्ज है ओ पे, वो अपनी तरफ इसको बुलाएगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की जो दिशा होगी वो कुछ यूं होगी, ऐसे, ठीक है। वो ऑपोजिट होगा जो अभी आपने फोर्स लगाया, वो ऑपोजिट होगा बिल्कुल किसके, जो रिजल्टेंट है किसका, एफ सी ए और एफ पी का, यहाँ जो रिजल्टेंट √3 है उसके ऑपोजिट होना चाहिए। सो दिस इज द फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सी बाई ओ, okay, and what is the magnitude, by the way? The magnitude is k into capital Q into small q divided by x square. Now the point comes, what is x? तो x निकालने के लिए मुझे पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है, आई नो दिस, बिकॉज हम आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे भूलते जाते हैं। प्राइमरी स्कूल का हमें कुछ भी याद नहीं है। अभी x निकालना हो, a पता हो, तुम नहीं निकाल पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, आपको ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप गौर से देखिए, पहले देखिए गौर से आप। अब आप देखिए इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये है a/2 और वो वाला है x, एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल इज़ नथिंग बट 30 डिग्री। तो अब आप बताएं यहाँ पे कि अगर आप a/2 डिवाइडेड बाई x करते हैं तो क्या आपको cos 30 मिलेगा, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा a/√3, ठीक है। तो हैविंग सेड दिस, अब आपका जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा बताइए, इट इज़ k इंटू, अरे कहाँ गया, यहाँ नहीं, सॉरी, ये जो फोर्स आ रहा है FCO उसको हम लिख सकते हैं k इंटू Q होमोजेनिटी ऑफ कलर, k इंटू कैपिटल Q स्मॉल q, और x के जगह हम लिख सकते हैं a² ऊपर में चला जाएगा 3। ये आ गया आपका फोर्स FCO निकाल लिया आपने, ठीक है। और ये FCO √3f के बराबर होना चाहिए, और f की वैल्यू आपको पता है अच्छे से, तो अब आप बराबर कीजिए। सो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग कि भाई FCO की वैल्यू जो हमारा √3f आ रहा था मैग्नीट्यूड में, उसके बराबर होना चाहिए। व्हाट इज़ FCO? एज पर कैलकुलेशन FCO इज़ KQQ, 3 ऊपर आ गया था और नीचे में a² आया था, याद है आपको, देख लीजिए। और f की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू थी KQ² डिवाइडेड बाई a²। ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, है ना, ये सही नहीं है, यहाँ x² लिख दिया हमने, है ना। a और c के बीच का डिस्टेंस तो a है ना, तो यहाँ a² होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। FCA और FCB निकाल रहे हैं ना, FCA और FCB की डिस्टेंस अगर लेनी है तो A और B की डिस्टेंस लेनी, A और C की डिस्टेंस लेनी होगी, या B और C की डिस्टेंस लेनी होगी जो कि A के बराबर है, ठीक है। सो KQ² से हम इसको इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे बताइए, इक्वेट करने के बाद हम इसको जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। देखिए K कट जाएगा, एक Q कट जाएगा, a² कट जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज Q इज इक्वल टू छोटा वाला q डिवाइडेड बाई √3, बट दिस इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन साइन तो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है, एंड दैट इज नेगेटिव साइन। सो फाइनल आंसर इज दिस, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए ये भी एक सुपरपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। और फिर एक क्वेश्चन जो है वो उसमें काफ़ी पार्ट्स हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग अगले क्लास में उठा लेंगे। एक ऑसिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तो वी कैन टेक इट इन। तो इस पे आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ तब तक, ठीक है, आप इसको देखिए। क्वेश्चन इज
आइडेंटिकल क्वेश्चन है। चलिए एक होमवर्क भी दे देते हैं, ये आप करके आइएगा। तो देखिए ये एक स्क्वायर है, नहीं बना अच्छा है ना, और स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर एक एक चार्ज रखा हुआ है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ था, और इन चारों चार्जेस की मैग्नीट्यूड है Q Q Q Q, ऑल पॉजिटिव, एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर बीइंग A, and we need to keep a charge at the center of the square such that the entire system remains in equilibrium। ठीक है, तो हमें सेंटर पे एक चार्ज रखना है, हम चाहते हैं कि सारा का सारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द चार्ज required to be placed at center of the square such that entire system of charges must be in equilibrium। ये है हमारा सवाल। ठीक है, तो बिल्कुल उसी फंडे पे क्वेश्चन बनेगा, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे जो आपका जो चार्ज आएगा सेंटर पे, दैट विल बी नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर कैलकुलेशन आप करेंगे, आपको मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, लेट मी गिव सम हिंट। तो आपको मैं बताऊँ कि फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद, मैं आंसर नहीं बताऊँगा, उसको क्यों मान लीजिएगा आप, नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा। what you will get is excuse me, the hint is you will be getting the force by the central charge as K capital Q small q divided by A upon √2 whole square, and that will be balanced by the resultant of force due to this and this, which will come as KQ square divided by A square into √2 plus force due to this one, which is equal to KQ square divided by। तो ये पूरा का पूरा लाइन जो है वो आपका आंसर ही दिखला रहा है। इससे आप कैंसिल करके कैपिटल Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये आपका हिंट है। तो आप इससे ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, आइडेंटिकल क्वेश्चन को। ठीक है, और करके इसका आंसर मेरे को पोस्ट कीजिएगा। सुपर पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और आई होप मैंने आपको सुपर पोजीशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताया और इक्विलिब्रियम के बारे में जो समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास लेते हैं, ये मैं तय नहीं कर रहा हूँ कि अगली क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही लूँगा मैं, लेकिन अगली क्लास में मैं आपको एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ऑसिलेशन करता है, ठीक है, तो किन कंडीशंस में करता है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।